कौमी असम्बली, सेनेट और काबीना इजलास आज तलब। 27वीं आईनी तरमीम का मुसव्वदा पेश किए जाने का इम्कान। इजलास में 27वीं आईनी तरमीम के बिल की मंजूरी का इम्कान है। तरमीम पर तफसीली गौर के लिए कौमी असम्बली और सेनेट की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी बनाने का फैसला। जराये के मुताबिक चेयरमैन सेनेट तरमीम पर गौर के लिए कौमी असम्बली से अरकान के नाम तलब करेंगे। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी के खात्मे का मिशन पाक अफगान मुज़ाकरात का तीसरा दौर जारी। दोहा और इस्तांबुल में मुज़ाकरात के दोनों अदवार के नताइज पर गौर। पाकिस्तान दरअंदाजी की रोकथाम के लिए जामे मुआहदे पर फिर जोर देगा। तुर्की और कतर मुज़ाकरात में सालिस का किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तानी वफ़द में आला अस्करी हुक्काम और दफ्तर खारजा के अफसर भी शामिल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान कर दिया। कजाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर मुआहिदा इब्राहिमी में शमूलियत इख्तियार कर ली। व्हाइट हाउस में वस्त एशियाई रहनुमाओं के इजलास के दौरान ट्रंप ने बताया कि कजाकिस्तान उनकी दूसरी मुद्दत सदारत में इस तारीखी मुआहिदे में शामिल होने वाला पहला मुल्क है। ट्रंप ने इसे आलमी अमन और ताउन की जानिब एक अहम पेशरफ्त करार दिया, जबकि इंदिया दिया कि दीगर मुमालिक भी जल्द इस मुआहिदे का हिस्सा बन सकते हैं। इसराइल ने अहले गजा का खून बहाना बंद न किया। लकड़ियां चुनने वाले अफराद पर फायर खोल दिया। 2 फलस्तीनी शहीद हो गए। दूसरी जानिब हमास ने एक और यरगमाली की लाश इसराइल को लौटा दी, जबकि इसराइल की जानिब से 15 फलस्तीनियों की लाशें गजा भेजी गई। जंगबंदी मुआहदे के तहत 5 फलस्तीनियों की रिहाई भी अमल में आएगी। उधर मुस्लिम ममालिक ने गजा में मुकम्मल जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। जोर दिया कि मुतासरीन को इमदाद की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाई जाए। जनूबी अफ्रीका ने दूसरे क्रोजा मैच में क्विंटन डिकॉक की सेंचुरी की बदौलत पाकिस्तान को बआसानी 8 विकेटों से हराकर सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। फैसलाबाद में खेले गए दूसरे मैच में टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान ने 270 रन का हदफ दिया। प्रोटीज ने 41वें ओवर की पहली गेंद पर 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। क्विंटन डिकॉक ने नाकाबिल शिकस्त 123 रन बनाए। टोनी डिजोजी 76 और लवान रेपेटोरियस 46 रन के साथ नुमाया बैटर रहे। मोहम्मद वसीम और फ़हीम अशरफ ने एक विकेट हासिल की। पहली बैटिंग करते हुए पाकिस्तान ने मुकर्ररा 50 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 269 रन बनाए। सलमान अली आगा ने 82 गेंदों पर 3 चौकों की मदद से नेट सेंचुरी स्कोर की, जबकि मोहम्मद नवाज ने 56 गेंदों पर 3 चौके 3 छक्के लगाए। साइम अयूब ने 53 रन स्कोर किए। फखर 0, बाबर 11, रिजवान 4 रन भी बना सके। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। बखैर रख ले, भली करे आया। वशत के दुनिया बोल है के साथ मैं हूँ फैसल करीम और मैं हूँ सादिया सैमसन। फैसल, इट्स फ्राइडे। हाउ आर यू फीलिंग ऑन फ्राइडे? ना पूछें अभी मुझसे। मैं इस वक्त बहुत कंट्रोल करके बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम आगे आने वाले वक्त में हम अपने शो में ज़रूर बात करेंगे कि भाई जो वायरल फैले हुए हैं बहुत ही ज़्यादा लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो प्लीज़ अपना ख्याल रखें। और ये वायरल फैलते हैं, so you have to take care of yourself. Meanwhile, I also have to maybe take care of myself. Anyways, we'll get to the first story, and the top story for our viewers is कि कौमी असम्बली, सेनेट और काबीना इजलास आज तलब कर लिया गया है। 27वीं यानी तरमीम का मुसव्वदा आज पेश किए जाने का इम्कान है और इजलास में 27वीं आईनी तरमीम के बिल की मंजूरी का इम्कान है। और तरमीम पर तफसीली गौर के लिए कौमी असम्बली और सेनेट की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी बनाने का फैसला है। इस पर रिसोर्सेज अब ये कह रही हैं कि चेयरमैन सेनेट तरमीम पर गौर के लिए कौमी असम्बली से अरकान के नाम तलब करेंगे। सो दिस इज़ द सिचुएशन एट दिस पॉइंट इन टाइम, एंड आई बिलीव कि इसमें जो भी सूरत हाल बनती नजर आएगी वो आज वाज़ेह हो जाएगी। इसी में बात करते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद है अफसा कोमल। अफसा से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अफसा, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो एक ही चीज़ जहन में आती है कि क्या इतलात हैं 27वीं आईनी तरमीम के बारे में, क्या इसके पीछे मकासद है, एंड एट द सेम टाइम जो बात की जा रही है कि आज पेश किए जाने का इम्कानात हैं, ये इम्कानात कितने रोशन हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। देखिए, हमारे पास इत्तलात तो उस हद तक ही है जो बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से शेयर की गई थी सोशल मीडिया पर। उससे पहले ना तो वफाकी वज़रा, ना फिर यहाँ पर जितने भी बाखबर सहाफ़ी हैं इस्लामाबाद में, उनके पास इस हद तक खबर तो थी कि 27वीं तरमीम आने जा रही है और आप लोग और हम इसको काफ़ी अरसे से डिबेट भी कर रहे हैं, लेकिन इसके क्या नुक्ते होंगे, क्या पॉइंट्स होंगे, वो उसी शक्ल में हमारे सामने है जो बिलावल साहब ने शेयर किए। सो बज़ाहिर वही करना चाह रही है हुकूमत जो 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए कुछ चीज़ें वो नहीं कर सके। उस वक्त भी मुसव्वदे के अंदर कुछ चीज़ें शामिल थी, जैसा कि आइन के आर्टिकल 200 में तरमीम करना जजेस के ट्रांसफ़र के मामले के हवाले से, और वो JUI की तरफ से उसकी मुखालफत की गई थी और उसको शामिल नहीं किया गया था। इत्तलात तो यही थी कि उसके ख़िलाफ़ JUIFA की तरफ से पोजीशन ली गई थी। अब ये भी करना जा रहे हैं। इसके अलावा आइनी अदालत का क़याम,
आपको याद होगा जब आइनी बेंच का क़याम हुआ था तो उस वक्त एक डिबेट थी, 18वीं तरमीम का हवाला देकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी यही कहती थी कि वो चाहते हैं कि आइनी अदालत का क़याम हो। सो अब वो भी करना जा रहे हैं। ये वो दोनों चीज़ें हैं जो 26वीं आइनी तरमीम के ज़रिए करना चाह रहे थे लेकिन उस वक्त नहीं कर सके थे। लेकिन जो एक अहम बात है वो NFC अवार्ड के जो NFC के ज़रिए जो सूबों को उनका हिस्सा दिया जाता है उसके हवाले से है, जिस पे पीपल्स पार्टी खुलकर इसकी मुखालफत करती आई है। लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या इसके ऊपर भी हुकूमत उनको कायल कर लेगी या वो अपनी पोजीशन के ऊपर बरकरार रहेंगे। अच्छा अब MQM पाकिस्तान के बल्दियाती मुसव्वदे को 27वीं तरमीम में शामिल करने की यकीन दहानी, ये कितनी अहम पेशरफ्त है और व्हाट डू यू थिंक जो एक असल रूह है मकामी बल्दियाती मामला, उसकी सियासत पर इसके क्या सियासत असरात मरतब होता देखते हैं? देखिए, बल्दियाती निज़ाम को किसी भी तरीके से फ़ाल करना या बाइख्तियार बनाने का जो मुतालबा है, और MQM का काफ़ी अरसे से ये मुतालबा रहा है। जब साबिका हुकूमत के साथ भी वो इत्तेहाद में थे तो ये एक उनका बुनियादी नुक्ता होता था, किसी भी बातचीत में, किसी भी कानून साजी के वक्त में ये वो सामने रखते थे। और कराची में हम देखते हैं कि बल्दियाती नुमाइंदों के हवाले से ख़ास तौर पे जब MQM के अपने मेयर थे वसीम अख्तर साहब, तो इख्तियारात के हवाले से उनकी तरफ से बहुत शिकवा रहता था। सो पाकिस्तान में कहीं पर भी अगर ये डिबेट होती है और कानून साजी के लिए कोई भी इत्तेहादी जमात की तरफ से ये बात रखी जाती है तो ये बहुत अहम और खुशाइंद बात है। और प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इस बारे में एग्री किया गया है उनसे, उसको मुसव्वदे में शामिल करने की जो बात की गई है, मैं समझती हूँ एक मुस्बत बात है। MQM के लिए हुकूमती इत्तेहाद में शामिल होकर कोई ना कोई उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो होना चाहिए उनकी पॉलिटिकल रेलेवेंस के लिए। तो ये एक बुनियादी नुक्ता है बल्दियाती नुमाइंदों को, बल्दियाती निज़ाम को बाइख्तियार बनाना, जो वो हर दौरे हुकूमत में सामने रखते हैं, और ये सिलसिला उन्होंने इस बार भी जारी रखा है। अच्छा, अफसर, हुकूमत की जानिब से इत्तेहादी जमातों से मुशावरत के इस अमल को आप किस तरह से देख रही हैं? क्या ये सियासी मफाहिमत की निशानी है या दबाव में किया जाने वाला इक़दाम नज़र आता है? ये देखिए, हुकूमती इत्तेहादी जो जमातें हैं वो हूबहू वही बात करती हैं जो हुकूमत करती है। और अब देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर साहब इत्तेहादियों से मिल रहे हैं, ये बात अनक्लियर है कि उनके सामने क्या कोई बाकायदा मुसवदा रखा जा रहा है। इत्तेहादी जमातों के सामने भी वही बातें रखी जा रही हैं जो पब्लिक में इस वक्त हम लोग भी डिबेट कर रहे हैं बिलावल भुट्टो के उस बयान के बाद जो उन्होंने 27वीं आइनी तरमीम के हवाले से दिया है। सो मेरे ख्याल से इत्तेहादियों के बजाय एक हेल्दी डिबेट किसी भी आइनी या कानून साजी के हवाले से होनी चाहिए। और हेल्दी डिबेट ये होती है जिसमें अपोजिशन का एक बड़ा किरदार होता है। पार्लियामान के अंदर इस किस्म की कानून साजी को, इस किस्म की आइनी तरामीम को, जो बुनियादी आइनी ढांचे को तब्दील कर दें, उसके हवाले से पार्लियामान में बातचीत होनी चाहिए। उसमें अपोजिशन का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसकी बहुत अहमियत होनी चाहिए, और अभी तक इस सिलसिले में अपोजिशन को कंसल्ट नहीं किया गया है। सो मेरे ख्याल से इत्तेहादियों के साथ प्राइम मिनिस्टर साहब की मुशावरत एक फ़ॉर्मेलिटी तो हो सकती है, लेकिन इसको हम एक हेल्दी डिबेट नहीं कह सकते, या हम इसके ऊपर नहीं समझते कि इसका कोई इम्कान मौजूद है कि इन इत्तेहादी जमातों की तरफ से जो खदो खाल हमारे सामने 27वीं तरमीम के हवाले से मौजूद है उसके ऊपर, उसके किसी एक नुक्ते के ऊपर भी सवाल उठाया जाए। बता पीपल्स पार्टी ने अपना मौक़िफ़ NFC के हवाले से सामने रखा है, देखते हैं कि वो भी किस हद तक मुखालफत करते हैं या कोई मुतबादिल पेश कर देते हैं ताकि बाकी शिकें तो मंजूर हो जाएँ इस तरमीम की। अच्छा अफसा, अब ये बताइए कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और काफ लीग के किरदार को आप इस 27वीं तरमीम के मामले में कैसे देख रही हैं? इन जमातों की हिमायत हुकूमत के लिए फैसला कौन साबित हो सकती है? देखिए, इन जमातों की नंबर गेम के हवाले से तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगेन, जिस तरह मैंने पहले कहा, ये इत्तेहादी जमातें वही हैं जो हूबहू हुकूमत का एक शैडो है। हुकूमत जो बात कहती है, मुस्लिम लीग नून जो बात कहेगी, वो उसी को आगे बढ़ाएंगे। ये जो इस वक्त का मौजूदा निज़ाम है वो उसको ये दोनों जमातें जिसका भी आपने नाम लिया, ये दोनों इत्तेहादी जमातें वही बात करेंगी जो इस निज़ाम को सूट करेगा। और ये निज़ाम इस वक्त ये समझ रहा है कि 27वीं तरमीम करना ज़रूरी है, जिस तरीके से उन्होंने 26वीं आइनी तरमीम कर ली थी। अब इसके आइंदा वक्तों में नताइज क्या निकलेंगे निज़ाम अदलिया के निज़ाम के हवाले से, पाकिस्तानी सियासत और जमहूरियत के एतबार से, वो तो हमें वक्त ही बताया। लेकिन इन दो इत्तेहादी जमातों की तरफ से कोई ऐसा इम्कान नहीं है कि इनका किसी भी तरह से कोई इख्तलाफ राय हो हुकूमत से। अच्छा अफसर, आई वाज थिंकिंग कि अगर 27वीं आइनी तरमीम रवा माह पार्लियामेंट से मंजूर हो जाती है तो व्हाट डू यू थिंक इसके मुल्क के जो आइनी और सियासी सूरत हाल है इस पर मुमकिन क्या असरात नज़र आएंगे? देखिए, 26वीं आइनी तरमीम भी पास हुई लेकिन उसको अदालत में चैलेंज किया गया। बज़ाहिर ऐसा ही नज़र आता है कि अपोजिशन और वकला की तरफ से 27वीं आइनी तरमीम को भी अदालत में चैलेंज किया जाएगा। लेकिन जैसे 26वीं आइनी तरमीम का इल्तवा है, ये मामला भी गालिबन ज़ेर इल्तवा रहेगा।
हमें कुछ हद तक रेजिस्टेंस शायद वकला की तरफ से भी नज़र आए, लेकिन इससे पहले हमने कोई एहतजाज होते हुए तो नहीं देखा है, कोई तहरीक निकलते हुए तो नहीं देखी अदालती अमूर के हवाले से, क्योंकि बड़ा एक स्ट्रॉन्ग अपोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू पाकिस्तान के अंदर मौजूद है हुकूमत की तमाम अदलिया के हवाले से, जो कानून साजी है उसके हवाले से। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगेन जब भी कोई ऐसी कानून साजी या आइनी तौर पर तरमीम की जा रही हों, तो उन तमाम तबकात को, जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को अक्रॉस द बोर्ड, जैसा 18वीं तरमीम के वक्त में हुआ था, उन सबको एतमाद में लिया गया था, सबका पॉइंट ऑफ व्यू उसके अंदर शामिल किया गया था, क्योंकि आने वाले वक्तों के लिए ये लागू रहती हैं, ये जो तरमीम की जाती हैं, और इसमें सबका की शमूलियत इस डिबेट के अंदर बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन अब हमारे यहाँ बहुत ही खामोशी से इस किस्म की तरमीम जो है वो लाई जाती हैं, और ये अब एक सिलसिला चल पड़ा है जो हमें इस बार भी होता हुआ नज़र आ रहा है। सो एक इस किस्म की डेलिब्रेशंस होनी चाहिए जहाँ पर पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी हो, कानूनी माहिरीन हो, जब मीडिया के ऊपर भी हम डिबेट करें तो हमारे सामने तमाम तफसील मौजूद हो और उसको डिबेट किया जाए, ताकि पाकिस्तान के लोगों को भी एतमाद में लिया जा सके कि वो पार्लियामान जो उनकी नुमाइंदा है वो आइन के अंदर क्या बुनियादी तब्दीलियाँ करने जा रही है। लेकिन ऐसा लगता है कि ये रुझान पाकिस्तान के अंदर अब ख़त्म हो चुका है, जो हमें 27वीं तरमीम के मामले के ऊपर भी नज़र आ रहा है। सो मैं समझती हूँ कि इसके बगैर भी कानून साजी होगी, जो भी तरमीम होंगी वो मुतनाज़ ही रहेंगी, उसके ऊपर एक एतमाद नहीं होगा। बिलखुसूस सियासी जमातें जब ऑन बोर्ड नहीं होंगी तो उनका एतमाद नहीं होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपसा। इट वाज एज ऑलवेज वेरी वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो, है ना। कल का मैच तो आपने देखा ही होगा। काली जबान ना कहना आप मुझे प्लीज़। अच्छा, मैंने तो ये कहा था कि हम इतने मेहमान नवाज हैं कि अगर कोई आए हमारे यहाँ और हम उसको ऐसे ही 2-0 हरा दें, ऐसे थोड़ी हो सकता है। फिर ये कि सिनेमैटिकली स्पीकिंग आपको सैटरडे का मैच ज़रा फाइनल वाली फील आनी चाहिए ना, तो वो फील आ गई है। हुआ ये है कि हमने मेहमान नवाजी में कोई कसर छोड़ी नहीं छोड़ी। साउथ अफ्रीकन टीम आई, खूब खेली और ऐसा खेली कि कल पाकिस्तान नज़र ही नहीं आया इन द मैच। तो कुल मिला के बात यह है कि मज़े से जीत गई साउथ अफ्रीकन टीम, क्योंकि पाकिस्तान जब बैटिंग कर रहा था, एक तो हमारे साथ सबसे बड़ा मसला पता है क्या होता है सादिया? वो होता ये है कि हम अपनी दानिश में तो 270 का एक इज्जतदार हदफ देते हैं, लेकिन अगले जो है वो ऐसी बेइज्जती करके हमें हराते हैं कि आई कैन गेट, आई थिंक द ट्रॉट इज नॉट डूइंग वेरी वंडरफुल फॉर यू। और फिर एक्चुअली सबसे बड़ी बात ये है कि हम एक मैच जो है वो कभी तो बहुत ही इस्टेब्लिश करते हैं, जो हमने पिछले मैच में किया था कि अंटिल 30 ओवर्स हमें ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान आराम से ये मैच जीत जाएगा, और फिर बाकी के 20 ओवरों में हमने गेम पूरी पलटा दी। कल के मैच में हमें टोटली अदरवाइज सिचुएशन नज़र आई। हमें बॉलर्स ने भी नाउमीद किया, जिससे हम पिछली दफ़ा सारी उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे। और फैसल, मेरे जहन में एक बात आती है कि दिस इज़ वन थिंग, जब हम बात करते हैं कि हमारी जो स्ट्रेंथ है वो हमारे बॉलर्स हैं, वसीम जूनियर हो गया, फ़हीम अशरफ हो गया, इन्होंने एक एक विकेट तो ले ली, मगर बाकी सिर्फ गेंद के पीछे भागते ही नज़र आए। हमारे बल्लेबाजों ने भी अपना हिस्सा डाल दिया, किसी ने 50 का रन किया, किसी ने 10 किया, किसी ने डक किया, यानी सिफर का स्कोर उनका था। अब देखना ये है कि अगले मैच में क्या होता है। बट जब कल हम इस बारे में बात कर रहे थे कि मैच से हमारी क्या जो है वो उम्मीदें होनी चाहिए, आई डेफिनेटली रिमेंबर व्हेन यू सेड कि यार जब भी हम टीम से ज़्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं, टीम आपको उसी वक्त ज़्यादा डिसअपॉइंट। देखें ना, ये पाकिस्तान की जो टीम है वो हमें, हमारी कौम को ये एक मैसेज देती है कि ये दुनिया फ़ानी है और दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है। इसलिए अगर आप क्रिकेट देखें तो उसको बस देखने की हद तक देखें, आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आप उससे अपने आप को अटैच करें। अगर दोबारा से ज़रा खुलासा करें, अगर हम फुटेज प्ले करें ज़रा पाकिस्तानी बल्लेबाजी की, क्योंकि जब आपके शुरू के 3 ही बल्लेबाज तू चल में आया कि मिसदाक चले, फ़खर जमान ये आउट हो गए जनाब बाउंसर पे, उसके बाद वो अपना कंधा से ला रहे थे, कंधे से नहीं लगा था, ग्लव से लगा था, बेवकूफ़ बना रहे थे। और ये है वो डिसमिसल कि मुझे लगा कि लॉर्ड्स में खेल रहे बाबर आजम, और बर्गर ने जो है उनको जिंगर कर दिया और वो भी आउट हो गए। एंड देन रिजवान, जिसकी मुझे समझ में नहीं आई। मीनवाइल अगर हमारे पास वो तस्वीर है जो कल से गर्दिश कर रही है बाबर आजम की, अगर हम वो दिखा सकें, बाकी फिर शायद को दोबारा बाद में डिस्कस करते हैं। एक तस्वीर आई है सादिया, और उस तस्वीर में लोग ये कह रहे हैं कि देखें यार, बाबर आजम जो है वो आउट हुए, आउट होने के बाद वो ड्रेसिंग रूम में गए और ड्रेसिंग रूम में जाके वो रो रहे हैं। और कितनी अफसोस की ये बात है कि बाबर आजम जो है रो रहे हैं। While he was crying, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब वो रो रहे थे, वो कौन बंदा था जो उनको कंसोल करने के बजाय उनकी तस्वीर
खींच रहा नहीं, था। कंसोल करने के लिए शाहीन शाह अफरीदी थे ना, तो बराबर में उनको कंसोल कर रहे थे। एक और भी चीज़ है, इससे पहले जब बाबर ने ओवर 60 रन बनाए थे, आपको याद होगा, तो उसके बाद ट्वीट आ गई थी T20 में 68 रन ट्वीट आ गई थी कि जी आई एम थैंकफुल एंड हार्ड वर्क जो है वो जवाब देता है और ऑल दैट। इसी पर बात कर रहे थे। अदील साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप स्पोर्ट्स तजज़ियाकार हैं। अदील साहब अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। हम पहला मैच जीतकर जितनी ज़्यादा उम्मीदें लगा लें, उसके बाद अगले मैच में वही होना होता है जो हमें पहले से पता होता है कि होगा, एंड दिस इज व्हाट हैपेंड यस्टरडे टू। जी अस्सलाम वालेकुम टू बोथ ऑफ यू। और वाकई आई थिंक बहुत डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस, और अगर कोई मुझसे शायद मैच से पहले पूछता तो मैं तो काफी हद तक मुझे ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान would be able to wrap up the series, कि पाकिस्तान क्रिकेट अब ऐसी चीज रही नहीं उम्मीदें लगा सके। देखिए ये फैसलाबाद का ग्राउंड था, साउथ अफ्रीका अपनी एक सेकंड स्ट्रिंग के साथ यहाँ पर आई हुई है, पाकिस्तान अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ यहाँ पर खेल रहा था। सो वेरी डिसअपॉइंटेड बाय यस्टरडेज परफॉर्मेंस। है इसका बहुत डिटेल में तज्जिया किया जा सकता है, वेयर डिड वी गेट रॉन्ग इन टीम सिलेक्शन, कोई भी स्पेशलिस्ट स्पिनर ना खिलाना, जब हमने ये देखा कि उनका स्पिनर जो है वो बॉल फिर भी काफी हद तक ग्रिप करने में कामयाब हो रहा था। सो यस डेफिनेटली वेरी डिसअपॉइंटिंग। और जो ज्यादा परेशान कुन बात है वो ये, द मोमेंटम इज विद साउथ अफ्रीका नाउ, और अब ये सीरीज बचाने के लिए पड़ रहा है हमारे लिए। आपने जो बात की कि वी डिडंट प्ले एनी स्पेशलिस्ट स्पिनर, अदील भाई, प्रॉब्लम ये है कि अगर ज़रा आप आ जाएं कि मैच के वो की मोमेंट्स, ठीक है, पहला तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा मोमेंट ये कि आप 3 चिप्स आर डाउन, बट देन मिडिल ऑर्डर इसीलिए होता है ना कि व्हेन योर 3 चिप्स आर डाउन तो वो कंसोलिडेट करें। कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद ऐसे मोमेंट पे दोनों आउट हुए कि जहां पे हमें लंबा लेके जाना था। स्पीकिंग ऑफ साइम अयूब एंड स्पीकिंग ऑफ सलमान अली आगा, ठीक है, हाँ नो हम तो अदील भाई समझ रहे थे कि 270 रिस्पेक्टेबल है। क्विंटन डिकॉक ने आके बताया ये पिच ना इतनी इसमें डीमंस थे और ना कोई इतनी तेज थी, ये हमारे बल्लेबाज ही कथक कर रहे थे क्रीज पे खड़े होके। उसने वो अगले ने रिटायरमेंट लेके वापस आके 2 साल बाद सेंचुरी मार दी। बाबर आजम को सेंचुरी मारे अल्लाह माशाल्लाह खैर से 800 दिन हो गए। आखिरी सेंचुरी आपको भी याद होगी, मुझे भी याद है कि किसके खिलाफ आई है। सो ड्यू क्रिटिसिज्म है बाबर पे यार, क्या करें, उनके फैंस एक तरफ, लेकिन है बॉस मसला बाबर का। बट सर बाबर का नहीं है। देखिए नहीं, मैं सॉरी अगर मैं यहाँ थोड़ा सा मैं दखलंदाजी करूँ इस गुफ्तगू में। बाबर आजम ने तो अब ऑनेस्टली स्पीकिंग, फैसल कल मैंने 2 ट्वीट्स किए बाबर के हवाले से कि भाई इस सीरीज में 5 इनिंग्स हो चुकी हैं जिसमें बाबर 4 में फेल हुए और सिर्फ 1 में कामयाब हुए हैं। और वो पता नहीं उन्होंने जो 1 में कामयाब हुए थे उसके बाद ऐसा लग रहा था कि जैसे पता नहीं कोई वर्ल्ड कप जीत कर आ गए हैं पाकिस्तान के लिए, हमने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत लिया, T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। उस पर जो सेलिब्रेशंस चल रही थी, आई एम सॉरी टू से, मुझे तो बल्कि ये आपका क्लिप जब यूट्यूब पे लगेगा तो इसके नीचे भी गालियां ही पड़ रही होंगी। आप बाबर आजम क्या कोई मुकद्दस शख्सियत हो चुके हैं कि वो पाकिस्तान में हकीकत से मावरा हो चुके हैं? आई मीन अब देखिए ना, एक और बात समझने की है। अब ये बर्गर जो है, ये बाबर को कल जिस तरह, जब बाबर तो पहले एक LBW अपील सर्वाइव कर चुके थे, वो तो इतना बड़ा, वो तो उनकी लकी थी कि जी उन्होंने रिव्यू ले लिया। बाबर वैसे आमतौर से रिव्यू जरूर लेते हैं अपने आउट होने पे, बिकॉज वो अपने आप की कितनी बड़ी विकेट समझते हैं। वो तो किस्मत है, वो तो, बट ही वाज ऑलवेज स्ट्रगलिंग। आई मीन सिर्फ इसलिए कि वो बंदा 140 में बात बॉलिंग कर रहा था, बाबर वहां स्ट्रगल कर रहे हैं। जहां पे बाबर जो है वो 10-12वें ओवर में आते हैं फौरन दुनिया के, अब तो हर छोटे से कप्तान को भी पता है, यूएई के कप्तान को भी पता है कि यार स्पिनर लगाओ, ये भी आउट होकर चला जाएगा। देखिए समथिंग इज रॉन्ग। बाबर ग्रेट प्लेयर है, कब तक आप 2022 तक के हमें स्टैटिस्टिक्स दिखा के इस बात के ढारस बनाएंगे कि यार ये ग्रेट है, किंग है? नहीं भाई, ये बैड पैच नहीं है। बैड पैच होता है 5 महीने 4 महीने, यार 1 साल खींच लो तुम बैड पैच। एक खिलाड़ी 2.5 साल से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, देयर इज समथिंग रॉन्ग। बाबर नीड्स टू वर्क ऑन हिज टेक्निक, जो कुछ करना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंटली बाबर अपने ना उस उस जरा बबल से बाहर निकल आए हैं कि जहाँ पे उनके सपोर्टर्स और ये सब उनको पता नहीं चढ़ा के उनको क्या बना दिया है। जितने भी बाबर के रिकॉर्ड्स हैं वो सारे के सारे 2023 पे आके उसमें फुल स्टॉप लग गया है। फॉर द लास्ट 2.5 years बाबर, मेरा ये ख्याल है कि अगर किसी को सबसे ज्यादा बाबर ने डिसअपॉइंट किया है पिछले 2.5 साल में, वो बाबर खुद है। उसने अपनी लेगेसी इतनी खराब कर दी है कि ऑनेस्टली स्पीकिंग, व्हाई आर वी इवन फाइटिंग अबाउट दिस थिंग यार? इवन बाबर फैन, वो गालियां, कल इतनी गालियां पड़ी हैं ट्विटर पे, यार मेरी उम्र है भाई, वो मेरे सामने वो डीपी में मेरे बेटे की एज के लोग आके मुझे इतनी गंदी गालियां दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप बाबर को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते।
यार क्या फैन क्लब अच्छा, एक आर्ग्यूमेंट है अदील भाई, एक आर्ग्यूमेंट है और वो ये कहते हैं उस आर्ग्यूमेंट में कि जी, बाबर नहीं कहते लेकिन उनके फैंस और दीगर जर्नलिस्ट भी कहते हैं कि भाई विराट कोहली का भी तो बैड पैच आया था ना 2019 से 2022 का, तो वो भी तो 3 साल बाद कम बैक किया था, तो हमें सिर्फ 6 महीने का और इंतजार करना है। विराट कोहली का जिस वक्त बैड पैच भी आया हुआ था ना, उस वक्त जो लोग विराट कोहली के अराउंड होते थे वो आपको बताते थे कि हाउ मच दिस गाय इज वर्किंग ऑन हिज वीकनेसेस। वो इंडिया के बड़े बड़े बैट्समैन के पास, वो दुनिया के बड़े बड़े बैट्समैन के पास जाकर उनसे पूछा करता था कि भाई हाउ कैन आई इंप्रूव एंड ऑल। ये मैं अब देखें, आपके भी स्पोर्ट्स के जर्नलिस्ट होंगे, अब मसला ये ना कि इस वक्त तो पीसीबी के खिलाफ कोई बात भी नहीं कर सकता, लेकिन ये बात की जाती है कि बाबर आजम को कुछ लोगों ने ऑफर किया था कि आओ मेरे साथ आके तुम जरा हम तुम्हारी टेक्निक पे काम करते हैं, लेकिन वो शायद इतनी, एक तो हम पाकिस्तानी इतनी जल्दी लोगों को जावेद मियादाद बना देते हैं, इतनी जल्दी हम मामूल बना देते हैं, अनीस मोहम्मद बना देते हैं, वो समझते हैं तुम कौन हो मुझे समझाने वाले। यार मैं तो जी रिचर्ड्स का रिकॉर्ड तोड़ने वाला हूँ, मैंने तो जी मियादाद के रिकॉर्ड तोड़े हुए, तुम सिखाओगे मुझे बैटिंग क्या होती है। देखिए हम सब ने बाबर को टूट के चाहा है। फैसल आपको याद है हमने 7 ट्रांसमिशन किए वर्ल्ड कप की, हम वी ऑलवेज टू काउंट ऑन बाबर यार कि यही बंदा हमें बचाएगा निकालेगा, लेकिन फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट एंड फॉर योर ओन सेक बाबर आजम प्लीज सीक प्रोफेशनल हेल्प यार। गैरी कर्स्टन एक हीरा बंदा आया था पाकिस्तान के साथ, जो भी था शान मसूद का आखिरी 2-3 साल का करियर गैरी कर्स्टन की कोचिंग की वजह से एक्सटेंड हो पाया था। कि चेंज इस टेक्निक एंटायरली, व्हाट अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी दैट वाज। सर हम मतलब हमारा सिस्टम जो है वो इतना ज्यादा ब्लैक होल टाइप है, हमने गैरी कर्स्टन को कंज्यूम कर लिया, हमने जेसन गिलेस्पी को कंज्यूम कर लिया, आगे क्या रह गया। खैर ये तो हाँ ये तो एक डिस्कशन है अदिल भाई, हाँ ये तो एक डिस्कशन है। वेल वी आर लेफ्ट विथ वन लास्ट थिंग, वन लास्ट T20 सॉरी ODI। अब कल एक अच्छा चेंज मुझे लगा, अगेन एक चीज जो कि मैं नहीं, जिसमें मुझे अच्छा लग रहा बात करना, बट हसन नवाज को आपने बाहर किया, फहीम अशरफ को यू चिप्ड इन। हम जो मोमेंट्स की बात कर रहे हैं, उस वक्त साउथ अफ्रीकन कमेंटेटर भी परेशान हो गया था, जिस वक्त जब नसीम शाह ने कैच छोड़ा, लेकिन उसके बाद भी अच्छा बॉल कर रहे थे। शाहीन ने भी अच्छा बॉल किया, शुरू के 9 ओवर्स में अच्छा बॉल किया आपने, विकेट अच्छा था, अच्छा बाउंस मिल रहा था फास्ट बॉलर को, और अगर वो स्लो इन 1 कर रहा था तो वो ग्रिप भी हो रहा था। आप साइम अयूब को ले आए, वो साउथ अफ्रीकन कमेंटेटर कह रहा है भाई आपके पास वसीम जूनियर और फहीम अशरफ किस मर्ज की दवा है, आप साइम अयूब को ले आए। सो डू यू थिंक कि पाकिस्तान स्टक हो जाता है विद देयर प्लान्स? यस देयर इज अ थिंग कि आप प्लान बनाते हैं बिफोर द मैच, लेकिन भाई उसको सिचुएशन के साथ लेके चलते हैं ना। आपका रोमांस बाबर के साथ है, अब आपका रोमांस साइम द बॉलर के साथ है, और वो खत्म होके दे नहीं दे रहा। बिल्कुल ऐसे ही है। और मुझे यहाँ पे मैं ये बिल्कुल देखिए, साइम को भी अपने इस रोल को समझना पड़ेगा, और साइम से ज्यादा पाकिस्तान टीम के डिसीजन मेकर्स को समझना पड़ेगा। साइम इज अ बैटिंग ऑलराउंडर, ओके, ही इज नॉट अ बॉलिंग ऑलराउंडर। वो अपने क्रिकेट पे भी रहम करे। पाकिस्तान हैज गॉट टू प्ले विद अ स्पेशलिस्ट स्पिनर, ये एक बड़ी जरूरी चीज होती है, हमें खिलाना पड़ेगा। अब जिसको आप ड्रॉप करेंगे, जो भी करेंगे, ये आप देखिए, मेरे सिर्फ वाकई में ये कहना है, फॉर गॉड सेक गो विद अ स्पेशलिस्ट स्पिनर। इट इज नॉट ओवर येट, पाकिस्तान ऑलवेज हैज द कैपेबिलिटी, हम कम बैक कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे क्रिटिकल बात मेरे ख्याल से yesterday where we lost that game, it wasn't 27-3, it was जिस वक्त साइम और आगा आउट हुए हैं, I think that was the moment जहां पाकिस्तान को पुश करना था towards 300 and I think we missed that thing out. I really hope हम इसको ओवरकम करें। Good luck to Pakistan team for the third ODI। और एट द सेम टाइम मेरे ज़हन में ये भी बात आ रही थी कि हम किसी को भी क्रिटिसाइज करें। आपको याद होगा जब शाहीन शाह अफरीदी को तीनों फॉर्मेट्स में खिला रहे थे हम, तो हर कोई ये बात कर रहा था कि भाई आप अपने बेस्ट जो बॉलर्स होते हैं, खासतौर पर पेसर्स को, आप उन्हें इस तरह से नहीं इस्तेमाल करते हैं, आपको ये देखना होता है कि उनकी फिटनेस क्या है। उसी टाइम पर आपको याद होगा हमारे चंद जो सीनियर प्लेयर्स हैं, उन्होंने जो कि पेसर्स हैं, उन्होंने बड़ी तनकीद भी की थी शाहीन शाह अफरीदी भी, हम तो 20-20 ओवर कर लेते थे, हम तो 40-40 ओवर से प्रैक्टिस करते थे, और आजकल के जो बॉलर्स आ रहे हैं उनकी तो फिटनेस के इतने मसाइल हो रहे हैं। तो दोनों तरफ की तनकीद की जा रही थी। कहने का मकसद ये है विद साइम अयूब, जब तक कि डिसीजन मेकर्स डिसीजन नहीं लेंगे, वो साइम अपने लिए क्या ही डिसीजन लेगा, क्योंकि हमें पता है कि एक ऐसा बंदा जो बैट के साथ स्ट्रगल कर रहा है, वो 2-2 विकेटें करके अपनी जगह पक्की कर रहा था ना, तो उसको तो सही लग रहा होगा। नाउ द डिसीजन मेकर हैज टू मेक अ मूव। एट द एंड ऑफ द डे इट boils down to that fact that 270 the par total on his wicket। एक चीज जिस हमने शायद जिक्र करना और भी
मैंने फिर ये नोट किया कि जिस वक्त 75 रन पे एक भी खिलाड़ी आउट नहीं हुआ था साउथ अफ्रीका का, पाकिस्तान की बॉडी लैंग्वेज बड़ी खराब हो गई थी। यानी पाकिस्तान के फील्डर्स हुए या पाकिस्तान के बॉलर्स हुए, लग रहा था जैसे पता नहीं क्या कि यार अब हम शायद मैच हमारे हाथ से निकल चुका है, हम जीत नहीं सकते, या तो कोई टी का ऐसा उनको कोई पुरानी याददाश्त वापस आ गई कि यार इसने हमें पहले बड़ी कुट लगाई है, ये फिर हमें नहीं छोड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल। यस अदील भाई, ओके, एक तो ये है कि थैंक यू फॉर योर टाइम बिकॉज यू आर ट्रैवलिंग, प्लीज एंजॉय। हमने आपका जो ट्रैवल है उसका आप किया पाकिस्तान की ओडीआई पे बात करके, बट प्लीज गो ऑन एंड एंजॉय योर ट्रैवल। मीनवाइल अब उम्मीदें सारी अब आखिरी वनडे से हैं, सनसनीखेज होने जा गई, सनसनीखेज बहुत ही मरहला में दाखिल हो चुका है। एंड लेट्स विश पाकिस्तान बेस्ट ऑफ लक भाई। होम सीरीज आपने टेस्ट जो है ड्रॉ की, जीत सकते थे, T20 जीत लिया, मुबारक हो। ओडीआई इज एट स्टेक। मैं तो कहता हूं कि मेहमान नवाजी दिखाते हैं, ले जाएं ओडीआई सीरीज, ले जाए, कुछ तो लेके जाए ना साउथ अफ्रीका, कोई कप तो लेके जाए। इतना दे दिया है ये विद द क्रिकेट। आई जेन्युइनली वांट टू से कि भाई फॉर वन टाइम थिंक ऑफ योर ओन नेशन एज वेल, उनको गिफ्ट दे दें आप ये सीरीज। चलें फिर ये कप हम नहीं दे रहे, लेकिन कुछ कर लें इस सीरीज के बाद, आफ्टर व्हाट यू डन विद द टेस्ट सीरीज जो आपने किया, अच्छी खासी जीतने जा रहे थे, बराबर हो गया। अच्छा भाई, सिर्फ कराची और सिर्फ लाहौर और सिर्फ पूरे पाकिस्तान में हम क्रिकेट का जुनून नहीं देखते, हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये खास तौर पर जो शॉर्ट फॉर्मेट क्रिकेट है उसकी वजह से क्रिकेट अब फैल रही है एंड इट इज़ रीचिंग द अदर कंट्रीज, जो कि कभी भी क्रिकेटिंग नेशंस नहीं समझी जाती थी। भाई वाह, कनाडा में ये हो रहा है। वैसे कनाडा ने एक वर्ल्ड कप तो खेला है 2011 में, मुझे वो मैच अच्छी तरह याद है कि जहाँ पे एक भारतीय निजात कैनेडियन बैटर थे और उमर गुल को वो देसी ज़बान में जो है वो कुछ अच्छी सलाम दुआ कर रहे थे, लोग देखने वालों को याद होगा। लेकिन खैर, टेप बॉल क्रिकेट जो है वो अब PSL स्टाइल में पेश की जा रही है। खिलाड़ियों की नीलामी, बिजनेसमैन की बोलियां, जोश ऐसा जैसे लाहौर या कराची में मैच हो रहा है। ये मुनफरिद टूर्नामेंट जो है ये जो है सोल ब्रदर्स के वजाहत इश्तियाक ने ऑर्गेनाइज किया और नौजवान क्रिकेटर्स भरपूर इसमें एक्शन में नजर आए। सादिया बिल्कुल, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है फ्रॉम कैनेडा टू सी, क्योंकि हम आमतौर पे USA के लिए बात करते हैं और अदरवाइज ये बात करते हैं दीगर कंट्रीज़ के लिए कि वहाँ पर इस तरह की गेम्स जो हैं वो इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं समझी जाती है। ओके, तो अजमत मुजीब हमारे नुमाइंदे वहीं मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अजमत, प्लीज़ टॉक अस थ्रू, कैसा था ये टूर्नामेंट सारा? जी नाज़रीन, दुनिया भर की तरह कनाडा में भी क्रिकेट का खेल बहुत शोहरत हासिल कर रहा है और ख़ास तौर पर टेप बॉल नौजवान नस्ल में बहुत मकबूलियत इख्तियार कर रही है। एक PSL स्टाइल टेप बॉल लीग का टूर्नामेंट यहाँ पे मुनक्किद किया जा रहा है, जिसके रूह रवा है वजाहत इश्तियाक मेरे साथ मौजूद हैं। एक यूनिक आइडिया लेकर आए हैं, इसके बारे में पूछते हैं और टूर्नामेंट की तफसीलात देते हैं। जी वजाहत। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वजाहत इश्तियाक और मैं कनाडा में पिछले 2 साल से सोल ब्रदर्स टेप बॉल लीग का इनेकाद कर रहा हूँ। ये कनाडा की सबसे बड़ी टेप बॉल लीग है, इसमें पूरे सूबे से प्लेयर्स शरीक होते हैं और तमाम माइनास प्लेयर इस लीग का हिस्सा बनते हैं। ये लीग बिल्कुल PSL के तर्ज की तरह होती है, जिसमें ऑक्शन होती है, बिड्स होती हैं तमाम प्लेयर्स पे, और हमारी बिजनेस कम्युनिटी हमें सपोर्ट करती है इस ऑक्शन और लीग को इनेकाद करने के लिए। वो इन प्लेयर्स को ओन करते हैं और इस तरीके से हम इस लीग का इनेकाद कराते हैं बिल्कुल PSL की तरह। मैं बहुत मशकूर हूँ हमारे तमाम स्पॉन्सर्स का जो हमें सपोर्ट करते हैं इस लीग को कराने के लिए, और इंशाअल्लाह हमारा प्लान ये है कि एक सूबे में नहीं बल्कि हर सूबे में हम इस तरह की लीग हर साल करा पाएँ। हमारे तमाम पाकिस्तानी कम्युनिटी, हमारी बिजनेस कम्युनिटी हमेशा हमें सपोर्ट करती है इस तरह की हेल्दी एक्टिविटीज़ को कराने के लिए और सपोर्ट करने के लिए। हमारा गोल ये है इस तरह की एक्टिविटीज़ करा के ताकि हम अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ के नौजवानों को एक हेल्दी एडवेंचर में लगाएं, ताकि वो कम्युनिटी का पार्ट बने और एक टेप बॉल के गेम को हम फ़रोग़ दे पाएँ अपनी कम्युनिटी में। शुक्रिया। तो नाजरीन, ये क्रिकेट एक सेहतमंदाना खेल है और बड़ी खुशाइन बात है कि कनाडा में नौजवान नस्ल के अंदर मकबूलियत हासिल करी और पाकिस्तानी कम्युनिटी भी इसको बड़ी सपोर्ट दे रही है। ये सिलसिला जारी है और देखते हैं कि आने वाले वक्तों में, आने वाले सालों में ये लीग कितनी बड़ी होती है और कहां तक जाती है। अजमत मुजीब, बोल न्यूज़। ज़बरदस्त अजमत, थैंक यू सो मच। और कनाडा में क्रिकेट का जुनून है, लेकिन कहीं पे क्रिकेट के साथ क्रिकेट का धोखाबाजी हो रही है बॉस। धोखा धोखा धोखा, भारत ने दिया धोखा, उनको इसी स्टाइल में करते हैं। भारत ने दिया क्रिस गेल को धोखा। क्या है ये धोखा? ये धोखा है ये कि एक मकबूजा कश्मीर जो है, जो कि भारतीय तसल्लुत में है, वहां पे उन्होंने एक लीग कराने की कोशिश की। इसका नाम सादिया उन्होंने रखा हेवन प्रीमियर लीग, ठीक है।
और इस हेवन को ऐसा हेल बनाया है क्रिकेटर्स के लिए। अब इसमें बड़े बड़े क्रिकेटर्स को उन्होंने बुला लिया, क्रिस गेल भी पहुंच गए, वो तो मस्त मौला आदमी है, कहीं भी पहुंच जाते हैं। क्रिस गेल पहुंच गए, शाकिब अल हसन एंड ऑल, इन सबको भी बुलाया। उसके बाद असल कहानी क्या हुई, टूर्नामेंट के बीच में एक दिन क्रिस गेल सुबह उठे और बोले हे मान वेयर इज माई ब्रेकफास्ट, तो होटल वाले बोला हे मान वेयर इज माई रेंट। फ्रेंचाइज के ओनर भाग गए, फ्रेंचाइज के ओनर भाग गए। आईपीएल कह रहा हूं, ये जो HPL करा रहे थे, ये उनके जो रूहे रवा थे वो भाग गए। और अब मजे की बात यह है कि ये खिलाड़ी होटल में फंसे हुए हैं, ना जो इस लीग के करता धरता हैं उन्होंने होटल वालों को पे किया, ना प्लेयर्स को पे किया, ना अंपायर्स को पे किया। एक बार फिर भारत ने धोखा दिया। असल में वो सारा पैसा अपनी वो जैसा आईसीसी अपनी टीम पे लगा देते हैं। अभी जो विमेंस वर्ल्ड कप इवेंट में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स के साथ वहां पर हुआ है, और फिर वहां से जो उनके मिनिस्टर का बयान आता है वो कितना शेमफुल है। एंड उससे पहले जो इसमें कैफेटेरिया में जब चूहा आ गया था फैसल, वो भी हमने विटनेस किया कि वहाँ पर क्या सूरत हाल पैदा हुई थी। तो कंसिस्टेंटली हम देख रहे हैं कि किस तरह से इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को रुस्वा कर रहे हैं इंडियंस। देखो सोचो। अच्छा, इसी के साथ हम एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक में भी ऐसे जाएंगे, धोखा दिया भारत ने, लीजिए एक ब्रेक, आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आई रियली होप दैट यू हैड अ गुड स्टार्ट टू द डे। वरना फिर हम कोशिश तो कर ही रहे हैं कि आपकी सुबह का आगाज जो है वो अच्छा सा हो जाए। लेकिन मेरे साथ ये क्या है, आपने 3 कप क्यों रखे हुए हैं? मुझे मेरे साथ ये क्यों नाइंसाफी है कि मुझे एक ही कॉफी मिली है? नहीं, ये कॉफी है। अच्छा, ये भी कॉफी है? ये दवा है। किस चीज की दवा? गले की दवा, वायरल हो रहा है ना। तो आप ये ना समझे कि आपको दीवार से लगाया जा रहा है, आपके साथ किस तरह मुझे तो की ऐसी बात नहीं दिया जा रहा है जिसमें एक अदद कॉफी। आप ये भी ना कहें कि do you have viral infection? Do I have to stay away, make a distance? Okay. रखें जरा फासला रखें, वरना आपको वायरल हो सकता है। वेल दिस इज वन थिंग, आई जस्ट कीप इट हियर। लेकिन सिचुएशन ये है कि पंजाब के बाद कराची में भी डेंगू जो है वो बेकाबू होने लगा है। शहर में आलूदगी है, ऑब्वियसली वेदर पैटर्न चेंज हो रहा है और स्प्रे का फुकदान है। इसके बाइस अस्पतालों में डेंगू और मलेरिया के मरीजों की तादाद जो है वो तेज़ी से बढ़ने लगी है। और आमतौर पर होता ये है फैसल, हम ये देखते हैं कि इस मौसम में डेंगू कम होने लगता है, लेकिन डॉक्टर्स ये बता रहे हैं कि रोज़ाना 200 से ज़ायद मरीज़ तेज़ बुखार की शिकायत लेकर, उनको ठंड लग रही होती है, जिस्म में दर्द है, इस तरह के सिम्टम्स के साथ वो अस्पतालों में आ रहे हैं। और जिसमें से तकरीबन 20% के डेंगू टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं। और फिर मच्छरों की अफजाइश हो रही है, उसमें भी इजाफा हो रहा है। फिर एट द सेम टाइम वेदर भी चेंज हो रहा है। इस वजह से ये मेक श्योर करना भी, डिफरेंस क्रिएट करना भी कि ये ठंड लग रही है, टाइफॉइड की तरफ जा रहा है या डेंगू है, ये भी एक मसला बना हुआ है इस वक्त। हमारी नुमाइंदा मरियम हमारे साथ मौजूद हैं। मरियम, ज़रा बताएं क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स है और क्या सूरत हाल है कराची में व्हेन इट कम्स टू डेंगू? शहर कायद में डेंगू वबाई शक्ल इख्तियार कर चुका है। शहर कायद के तकरीबन तमाम ही अस्पतालों में मरीजों के लिए जगह दस्तयाब नहीं है। चाहे कराची के निजी अस्पतालों की बात की जाए या कराची के बड़े सरकारी हॉस्पिटल की, तो वहाँ पर भी अब वार्ड जो हैं वो मुकम्मल तौर पर फुल हो चुके हैं। खुसूसी तौर पर अगर हम बात करें सिविल हॉस्पिटल की, जिन्ना हॉस्पिटल की और उसके साथ साथ इन्फेक्शस डिजीज़ हॉस्पिटल और अब्बासी शहीद अस्पताल की, तो इन अस्पतालों में अब इन मरीज़ों के लिए जो वार्ड्स मुख्तस किए गए थे वहाँ पर बेड्स दस्तयाब नहीं है। दिल के शोबा हादसात के इंचार्ज डॉक्टर इरफान सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपने बोल को वक्त दिया। काइंडली ये बताइएगा कि क्या प्रिकॉशंस हैं और क्या रीजंस हैं, कॉजेज़ हैं इसके फैलने की। शहरी क्या एहतियात करें जो डेंगू में मुबतला होने से बच सके? देखिए, ये स्पेल तो हर साल आता है। जैसे ही वेदर स्विच होता है विंटर्स की तरफ, तो मच्छरों की तादाद में इजाफा हो जाता है। तो हमारे पास जो वायरल डिजीज़ हैं, जिसमें चेस्ट इन्फेक्शन भी हो गया, सोर थ्रोट हो गया, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, वो सभी बढ़ जाते हैं। अब डेंगू और मलेरिया के बुखार के अंदर ये फ़र्क होता है, जब आप पेशेंट से हिस्ट्री लेंगे तो जो मलेरिया वाला पेशेंट होगा उसको रात में बुखार और सर्दी और कपकपी होती है, लेकिन डेंगू होता है उसके अंदर जो है वो हाई ग्रेड फीवर होता है, परसिस्टेंट होता है। मलेरिया की
की तरह ऐसा नहीं कि सुबह में चला जाता है। तो हॉस्पिटल में आके उसकी डायग्नोसिस करवाएं, क्योंकि दोनों की लाइन ऑफ मैनेजमेंट डिफरेंट है। मलेरिया की ट्रीटमेंट है, लेकिन डेंगू की कोई ऐसा एंटीवायरल या एंटीबायोटिक नहीं है। उसकी सिर्फ और सिर्फ जो ट्रीटमेंट है वो उसकी हाइड्रेशन है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा मुझे कि डेंगू क्यों इतना डेंजरस है, ब्लीडिंग क्यों स्टार्ट हो जाती है, शहरी क्यों डरे हैं डेंगू में मुब्तला होने से? देखिए, डेंगू जो है ना, उसके अंदर जो ब्लीडिंग टेंडेंसी होती है, खून बहना होता है, वो ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि प्लेटिलेट्स की बहुत कमी हो जाती है। अब जब भी जो इंटरनल ब्लीडिंग होती है, जो कि विजिबल नहीं होती है, ऐसे पेशेंट आते हैं, खड़े खड़े गिर जाते हैं। जब उनकी हिस्ट्री मालूम करते हैं, फीवर को एवेल्यूएट करते हैं, तो उनको डेंगू आता है, तो वो डेंगू शॉक में आते हैं। और वो ब्लीडिंग, जो इंटरनल ब्लीडिंग रोकना है, वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि सीवियरिटी बढ़ जाती है। ट्रीटमेंट के बावजूद भी वो पेशेंट नहीं बचाए जा सकते। तो ये बहुत ख़तरनाक और बहुत ही सीवियर किस्म की डिजीज़ है, जिसके अंदर जो बॉडी की छोटी छोटी वेसल्स हैं, कैपिलरीज हैं, वो टूटती हैं और ऑल ऑफ सडन जो पेशेंट है वो कोलैप्स होता है। यकीनन शहरी अगर एहतियाती तदबीर इख्तियार करते हैं, मच्छर के काटने से ख़ुद को बचाते हैं, मस्कीटो रैपलेंट का इस्तेमाल करते हैं, मच्छरदानियों का इस्तेमाल करते हैं, तो डेंगू मलेरिया समेत मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होने से बच सके। लेकिन अगर अपने आपको मच्छर के काटने से बचा नहीं पाते हैं, तो उम्मीद की जा रही है कि वो डेंगू या मलेरिया में मुब्तला हो सकते हैं। मलेरिया काबिल इलाज मर्ज है, लेकिन डेंगू अगर सीवियर बढ़ जाए तो मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाती है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आई वाज जस्ट वंडरिंग, वैसे बगैर तस्दीक के जाहिर सी बात है हम भी कोई बात नहीं करते, बट बायोडाइवर्सिटी इतनी इंपॉर्टेंट है। किसी शख्स ने लिखा हुआ फेसबुक के कि बिकॉज आपके सबर्ब्स में जो आपके नेटिव चमगादड़ हैं उनकी कमी हुई है, इस वजह से मच्छर मक्खी और इनमें जो है ज़्यादा इजाफा हुआ। वेल, इस पर हम रिसर्च करेंगे भाई खुद से, लेकिन सादिया बस बहुत हो गया, मैं जा रहा हूँ। कहाँ? मैं मज़ीद बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। किसने कर दिया? मिस मेक्सिको की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। क्या हुआ है उनके साथ भाई? बहुत बुरा हुआ है। थाईलैंड में हुआ ये कि मिस यूनिवर्स 2025 की तकरीबात चल रही थी, उस वक्त हंगामा मच गया जब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो थी उन्होंने मिस मेक्सिको जो है फातिमा बॉश, उनको तशहीरी शूट में अदम शिरकत पर अहमक कह दिया। आई मीन दिस इज नॉट गुड। अच्छा, उस पर फिर सबसे अच्छी चीज़ जो हुई वो मैं बाद में बताऊंगी। पहले मैं ये बता दूं कि ये जो था ये इंसल्टिंग था। इसने ना सिर्फ तमाम तर जो वो तकरीब थी उसका माहौल ख़राब किया, अच्छी चीज़ ये हुई कि यूनिटी नज़र आई। वरना आम तौर पर हम देखते हैं कि इस तरह के जब कोई वाक़यात होते हैं, एक के साथ बदतमीज़ी की जाती है, उसे जो है इंसल्ट किया जाता है, एम्बैरस किया जाता है, कोई उसके लिए खड़ा नहीं होता। तो तमाम मिस यूनिवर्स की कैंडिडेट्स जो वहाँ पर मौजूद थी वो सब उस तकरीब से उठी और वो चली गई, लेफ्ट। उन्होंने एहतजाज किया एंड दे मेड श्योर कि उनका एहतजाज रजिस्टर हो। और क्योंकि उस वक्त उसकी वीडियो चल रही थी सोशल मीडिया पर, तमाम तर सार्फिन ने फातिमा बोश की ना सिर्फ हिमायत की है और बल्कि उनकी डायरेक्टर के रवैये की जो मजम्मत भी की है। एब्सोल्युटली। अब फातिमा ने ये कहा है कि वो ख़वातीन की इज़्ज़त के लिए खामोश नहीं रहेंगी। दीगर शुरका ने इसे आलमी मुकाबले के वक़ार के मुनाफी करार दिया है। तनकीद हुई और मिस यूनिवर्स इंतज़ामिया ने वजाहत दी कि तमाम शुरका के साथ इज़्ज़त से पेश आना लाजमी है। अपनी गलती का एहसास होने पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नावत अत्सार ग्रेसेल ने अपने रवैये से जो है वो माजरत भी की है। और दिस इज द थिंग व्हेन यू शो यूनिटी। तहकीकात का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन एक चीज़ मेरे जहन में आ रही थी, देयर हैड बीन इयर्स फैसल, जब हम इस पर मॉडल्स को किस तरह से ट्रीट किया जाता है इस पर बात करते थे, तो अक्सर ये कहा जाता था दैट दे आर नॉट ट्रीटेड नाइसली। सोशल मीडिया से एक चीज़ हो गई है, अब आपका रवैया छुपने वाला नहीं है। विद दैट थॉट वी आर टेकिंग अ ब्रेक। एक मरतबा फिर आपको कहेंगे खुशामदीद, आप देख रहे दुनिया बोल है। उम्मीद करते हैं कि आपके दिन का आगाज़ अच्छा हुआ होगा। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़े रहने के लिए। लाहौरियों के लिए एक नई अट्रैक्शन है जनाब इनके चिड़ियाघर में। टेल मी, लाहौर के लिए वैसे ही बहुत अट्रैक्शन है, कराची वाले ही बेचारे हर वक्त गिले करते रहते हैं। अब नई अट्रैक्शन एक और बताएं क्या आई है? लाहौर में है तो अट्रैक्शन, ओके लेट्स टॉक अबाउट नई अट्रैक्शन ये है कि साउथ अफ्रीका से मंगवाए गए जो जिराफ्स हैं उनका क्वारंटीन पीरियड हो गया है मुकम्मल। और ये जनाब 9 ज़राफ़े जो है लाहौर सफारी ज़ू, जबकि 3 लाहौर चिड़ियाघर के लिए मंगवाए गए हैं। हम अब अफजाल अब्बासी से पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद मेरी एक छोटी सी रिजर्वेशन है सादिया, वो मैं फुटेज के दौरान ही मैं चाहूँगा उस पर बात करूँ। पहले अफजाल जी, अफजाल बताइएगा, क्वारंटीन मुकम्मल हो गया है, सेहत वेहत देखी है आपने इन ज़राफ़ों की? जी बिल्कुल, लाहौरियों के लिए खुशखबरी ये है कि ज़राफ़ों का जो क्वारंटाइन है
वो मुकम्मल हो चुका है। जनूबी अफ्रीका से जो है वो 12 ज़राफ़े जो हैं वो घर और सफारी ज़ू पार्क के लिए मंगवाए गए थे, जिनका क्वारंटाइन जो है हुकाम का कहना है मुकम्मल हो चुका है। और 3 ज़राफ़े जो हैं वो बहुत जल्द लाहौर के चिड़ियाघर में उन्हें मुंतकिल कर दिया जाएगा। इस वक्त एक ज़राफ़ा जो पहले से मौजूद है, मादा ज़राफ़ा है ये, जो इस वक्त शहरियों के लिए दस्तयाब है। बच्चे आते हैं, बड़े आते हैं, वो इस मादा ज़राफ़ा को देखते हैं, इसके साथ तस्वीरें बनाते हैं और महसूस होते हैं इसे देखकर। और इनके जो बाकी साथी हैं ज़राफ़ा, वो आइंदा चंद रोज़ में चिड़ियाघर हुक्काम का कहना है कि वो आ जाएंगे, जिनमें 2 मादा ज़राफ़ा और 1 नर जो ज़राफ़ा है वो शामिल है। और टोटल जो लाहौर चिड़ियाघर में ज़राफ़ों की तादाद हो जाएगी वो नए ज़राफ़ों के बाद 4 हो जाएगी। अच्छा। तो इन नए मेहमानों को वेलकम करने के लिए शहरी जो हैं वो बेताब हैं। और चिड़ियाघर हुकाम का ये कहना है कि आइंदा चंद रोज़ में जो नए ज़राफ़े हैं वो इस लाहौर चिड़ियाघर में आ जाएंगे, जहां पर शहरियों की जानिब से उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर वेलकम किया जाएगा। शहरी जो हैं वो खासे पुरजोश हैं अपने नए मेहमानों को देखने के लिए। लेकिन चिड़ियाघर हुकाम का ये कहना है कि चूँकि लाहौर में स्मोग बहुत ज़्यादा है, इस वजह से जो है अभी उन्हें लाहौर चिड़ियाघर में मुंतकिल नहीं किया जा रहा। जो ही मौसम थोड़ा बेहतर लाहौर का, तो उन्हें फौरी तौर पर चिड़ियाघर में जो है वो मुंतकिल कर दिया जाएगा। जी ठीक है अफजाल, बहुत शुक्रिया आपका। अब जो मैं बात कर रहा था, अगर हम ये फुटेज दोबारा चलाएं, और मैं इसमें एक चीज़ का सिर्फ एक छोटा सा रिजर्वेशन है मेरी, और वो ये कि ज़राफ़े आए हैं, ये मामला, ये आप किसी भी चिड़ियाघर जाएं, वहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा होता है डोंट फीड एनिमल्स, जानवरों को अपनी मंशा मर्जी के मुताबिक कुछ भी मत खिलाएं। और यहाँ पे वो हो रहा है। I mean, बहुत सारी जगहों पे होता है ऐसा, थाईलैंड वगैरह में टाइगर फीड एंड इवन मलेशिया में शार्क फीड होती है, लेकिन वो इंतजामिया आपको देती है। हाँ, इंतजामिया की जानिब से दी गई फीड होती है। जैसे आप टाइगर जू चले जाएं, लेट्स से अगर आप थाईलैंड चले जाएं, आप मलेशिया में चले जाएं, तो वहाँ पर उनका दिया हुआ गोश्त आप उनको फीड कर सकते हैं डिस्टेंस से। डायरेक्ट इंटरेक्शन जो है वो नहीं, क्रोकोडाइल फीड भी होती है। क्रोकोडाइल फीड भी होती है, लेकिन डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता। दूसरी चीज़ ये है, मसला ये नहीं है कि ये आवाम के लिए कितना डेंजरस है किसी भी जानवर से इंटरेक्शन, वो वन पार्ट है। दूसरी चीज़ ये है वो जानवर की ज़िंदगी के लिए कितना ज़्यादा डेंजरस है। हमें ये समझ नहीं आता कि मतलब हमारे यहाँ इंसानों के हकूक़ का ख्याल तो रखा नहीं जाता, इसलिए इसको भी नॉर्मल नहीं समझा जाता कि भाई जानवरों के भी हकूक़ होते हैं, आपको उनका ह्यूमन इंटरेक्शन जो है उनके लिए कितना नॉर्मल है, इसको मद्देनजर रखना होता है। ओके जनाब, आगे बढ़ते हैं। नवंबर का महीना शुरू हुआ है, दुनिया भर में फेफड़ों का सरतान यानी कि लंग कैंसर से आगाही के तौर पर ये पूरा महीना मनाया जाता है। अब इस महीने का मकसद ऑब्वियसली ये जो मरज़ है उसके बारे में आवाम में शऊर बेदार करना है, इसकी बर्वक्त तशख़ीस है और एहतियाती तदाबीर की अहमियत उजागर करना है। माहिरीन के मुताबिक फेफड़ों का सरतान दुनिया भर में सबसे ज़्यादा अमवात का सबब बनने वाला कैंसर है। और उसके साथ ही हर साल जो है फैसल लाखों अफराद इस मर्ज़ में मुब्तला भी होते हैं। इनमें बड़ी तादाद वो लोगों की होती है जो कि सिगरेट नोशी कर रहे होते हैं, तंबाकू नोशी कर रहे होते हैं। आलमी इदारा सेहत बताता है कि तकरीबन 80 से 90% केसेस जो हैं वो तंबाकू नोशी से ही वाबस्ता हैं। ताहम गैर जो तंबाकू नोश अफराद हैं वो आलूदा फ़ज़ा भी हो सकती है, जेनेटिक भी हो सकता है, माहौलियाती जहरीली अज्जा भी जो होते हैं, और जो मैंने पहले बात की कि जेनेटिक्स की वजह से भी कुछ लोगों का रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होता है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा होता है। इसमें 2 चीज़ें, वील बी गोइंग टू आवर गेस्ट, लेकिन इसमें 2 चीज़ें। पहली तो ये कि उन तमाम तर लोगों को सलाम के जो तंबाकू नोशी करते हैं, और जब उनको कोई भूला बसरा बंदा ये बता दे कि ये ना करें, इससे फेफड़ों का सरतान होता है, तो वो कहते हैं मौत तो एक दिन सबको आनी है। अगर मुझे 10 साल जल्दी आ जाए या 15 साल जल्दी आ जाए तो क्या है? एक तो चीज़ ये। दूसरी चीज़, जो लोग इतने ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, अल्लाह सबको लंबी उम्र अता करे, बीमारी से दूर रखे, लेकिन जब ये हो जाती है फिर उसके बाद उनके साथ जो सिचुएशन बनती है ना वो फिर अनबेरेबल हो जाती है। एट द सेम टाइम उन लोगों का क्या कसूर है जो कि आपके पास बैठे मौजूद होते हैं और वो पैसिवली वो स्मोक इनहेल कर रहे होते हैं। डॉक्टर नदीम अहमद रिजवी साहब मौजूद हैं, आप पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग सर। हम अभी बात कर रहे थे मैं और फैसल कैंसर के हवाले से, और ये बड़ा एक आम सी बात है जब आप किसी कैंसर पेशेंट जो तंबाकू नोशी करता हो उससे बात करें तो वो एक्सेप्ट करने के बजाय इसको डिनायल में चला जाता है। क्या ये सही कह रही है। तंबाकू नोशी एक ऐसी लत है और ऐसी आदत है कि जिसको छोड़ना आसान नहीं है।
लेकिन अगर इंसान अपनी कुव्वत इरादी को इस्तेमाल करे और बीमारी आने से पहले ही छोड़ दे तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात ये कि इस मुल्क में सिगरेट इतनी महंगी होनी चाहिए कि एक आम बच्चा और छोटा यंग जवान जो कि कमा भी नहीं रहा वो इस आदत में ना मुब्तला हो। तो सबसे पहली बात है कि मुब्तला ना हो, और अगर आप हैं तो आपको पता होना चाहिए कि लंग कैंसर, जैसे अभी आप अपने बता रही थी कि लोग कहते हैं कि जी अगर हमारी जल्दी में बात हो गया, मौत आई, वो तो बरक है। लेकिन कहना ये है इसमें जो बात है सबसे बड़ी वो ये है कि इसमें जो तकलीफें देखी जाती हैं और वो घर वाले सारे इससे मुतासर होने लगते हैं। हम जब देखते हैं लंग कैंसर की जो तकलीफें होती हैं वो नाकाबिले बयान है। तो उन चीज़ों से बचने के लिए तंबाकू नोशी का इस्तेमाल ना करें और तंबाकू नोशी से परहेज करें, और अपने इर्द गिर्द भी किसी को तंबाकू नोशी करने ना दें। जैसा आपने अर्ज किया कि पैसिव स्मोकिंग भी 30% लंग कैंसर जो है वो पैसिव स्मोकिंग की वजह से होते हैं। तो ये जो गैर इरादी तौर पर आप धुआं लेके जा रहे हैं अपने जिस्म में, तो ये तो सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें कुछ मिथ्स हैं, वो हम आपके सामने ज़रूर रखना चाहेंगे। सोशल मीडिया का दौर है, कोई भी उठ के एक्सपर्ट बन के चीज़ें बता देता है। तो जिस तरह ना लिवर डिटॉक्सिफिकेशन का एक होता है कि जी आप पानी में नींबू, गाजर, मूली, खीरा सब डाल दें, डिटॉक्स वाटर बना के आपका लिवर साफ़ हो जाएगा। इसी तरह लंग्स डिटॉक्सिफिकेशन का भी आजकल एक आया हुआ है कि आप भले से आपने 30 साल सिगरेट पियो, आपके लंग्स में टार जमा हो गई हो और आपका जो लंग है वो रेड से ब्लैक हो गया हो, लेकिन इसके बावजूद आप 2 महीने फलां साहब की बताए हुए नुस्खे से इसको डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। रियलिटी है इसमें कोई? कतई नहीं, ये बिल्कुल नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आप सिर्फ बचाव कर सकते हैं, यानी गर्द गुबार, धुआं अपने फेफड़े में जाने ना दें, या इससे जितना बच सकते हैं बचने की कोशिश कीजिए। अब आज जैसे लोग अक्सर मैंने देखा मेरे पास तंबाकू नोशी करते हुए लोग आते हैं और कहते हैं जी क्या हो गया, शहर में तो इतना पोल्यूशन है, शहर में इतना धुआं है, तो हम उससे भी कैसे बच सकते हैं। याद रखिए, एक सिगरेट पीने का मतलब है कि 9 घंटे बिजिएस्ट हाईवे पे खड़े हो जाएं। आप जाके वहां पर रोड पे खड़े नहीं होते हैं, तो उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते, नंबर 1। नंबर 2 ये कि कोई ऐसी दवा, कोई ऐसी तो जादू टोना नहीं जादू हुआ है जिसकी वजह से आप अपने लंग को डिटॉक्सिफाई कर सकें। हाँ, जब आपको ऐसी जगह पे जाना हो जहां पर बहुत ज्यादा गर्द गुबार है या आपका पेशा है, तो आपको मास्क या फिल्टर पहनने चाहिए जिससे आप बचाव कर सकते हैं अपने लंग्स को। ठीक है, एक तो ये हो गया कि ज़्यादा कॉज क्या है हमें सबको पता चल गया। पैसिव स्मोकर्स का भी आपने बता दिया कि उनको क्या असरात होते हैं। इस वक्त जो गर्दो गुबार हम देख रहे हैं हमारे अतराफ माहौल में बढ़ता चला जा रहा है, चाहे वो व्हीकल की वजह से है या फिर और वजूहात हैं इसके पीछे, उसके कितने असरात होते हैं और उसका कितना कंट्रीब्यूशन है लंग कैंसर में? जी देखिए, दूसरी बड़ी वजह जो है वो माहौलियाती आलूदगी है। लंग कैंसर का पहला, जैसे हमने कहा, तंबाकू नोशी, और दूसरा जो है उसमें माहौलियाती आलूदगी है, और उसकी सबसे बड़ी वजह हम खुद होते हैं। हमारी गाड़ियों से एग्जॉस्ट में से धुआं निकला जा रहा है, लेकिन हमें कोई फिक्र नहीं है। फैक्ट्रियां अब शहर के अंदर आ गई हैं, उनसे एग्जॉस्ट जो निकलता है उसमें बहुत सारी जो है जहरीली गैसेस होती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारी चीज़ें जो हैं फेफड़े के सरतान की वजूहात बनती हैं। तो ये हमारी शहरी और दीनी और मजहबी जिम्मेदारी भी होती है कि ना तो खुद गर्द गुबार और कूड़ा करकट जलाएं, ना गर्द गुबार पैदा करें, और जितना अपने माहौल को साफ रख सकते हैं वो रखें। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अभी इस सवाल से पहले जो मैंने आपसे बात की थी डिटॉक्सिफिकेशन, वो तो आपने क्लियर कर दी कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन बिफोर द लंग गेट्स कैंसेरियस, अगर तो वो उसमें टार है या वो ख़राब है या जो भी है, क्या वो रिवर्सिबल मामला हो सकता है कि हम उसको ट्रीट कर सकें, उसको बेहतर कर सकें दवाओं के साथ, या इवन अपनी डाइट में चेंजेस लाके? देखिए, डाइट से ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो है जो हवा का गर्द गुबार है, पहली चीज तो ये प्रिवेंशन करें, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो चला गया है उसको आप रोक नहीं सकते, उसको वापस नहीं कर सकते हैं, ऐसी कोई चीज नहीं। हेल्दी डाइट तो खैर हर चीज में आपको लेनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन ऐसी चीज कोई नहीं है कि आप इसीलिए इसे कहते हैं कि परहेज करें। एक दफा आपने सिगरेट कर ली, तंबाकू नोशी छोड़ने के बाद भी उसके जहरीले असरात जो हैं, यानी कैंसर प्रोड्यूस करने वाली जो उसकी कैपेबिलिटीज हैं, वो काफी अरसे तक रहती हैं। यानी आपका रिस्क जो है वो जीरो नहीं होता इमीडिएटली आफ्टर कैंसर आप सिगरेट छोड़ने के। ऑल्दो हम हमेशा इंकरेज करते हैं कि हार्ट अटैक्स हैं, फालिज का अटैक है और दूसरी चीजें, वो काफी हद तक फौरन खत्म हो जाती हैं, लेकिन रिस्क जो है लंग कैंसर का वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता है। तो अगर आप तंबाकू
मैं ये कह रहा था अगर आप तंबाकू नोशी कर रहे हैं तो जितनी जल्दी से निजात हासिल कर लें उतना ही अच्छा है। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ा जी अच्छा, मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है, इसके साथ आप ऐड कर दीजिएगा, और वो है कि एस्मा के मरीज या लंग रिलेटेड और जितनी भी एलर्जीज होती हैं, क्या वो इन द लॉन्गर रन कॉज बन सकता है किसी कैंसर का, रेस्पिरेटरी कैंसर का? देखिए, अगर आपके लंग्स में एक चीज होती है जैसे सिकुड़ जाते हैं, फाइब्रोसिस हो जाता है, जब आपका बहुत ज्यादा मट्टी गर्द और गुबार से हो, और कुछ कंडीशन ऐसी हैं जो जेनेटिक भी होती हैं जिसमें कि लंग जो है वो सिकुड़ने लगते हैं, उसकी जो फाइब्रोसिस होता है वो लंग कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन उस इम्कानात कम होते हैं बनिस्बत ये गर्द गुबार और सिगरेट स्मोकिंग की वजह से जो लंग कैंसर होते हैं उसके इम्कानात बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ चीज़ें हैं जो कि अगेन क्योंकि पूरा महीना है अवेयरनेस का, अगेन सिगरेट की स्मोकिंग से, तंबाकू नोशी से ज़्यादा ख़तरा है लंग कैंसर का, या फिर जो हमारा माहौल है उससे ज़्यादा ख़तरा है? एक तो चीज़ मुझे सब पहले ये बताइए, फिर मैं आपसे अगला सवाल करता हूँ। देखिए, मैं एक बात बता दूं, मैंने पहले भी अर्ज किया कि जो एक सिगरेट आप पीते हैं, लोग कहते हैं जी हम क्या कर रहे हैं, एक दो सिगरेट पी रहे हैं तो कौन से एक सिगरेट पीने का मतलब है कि 9 घंटे आप जाके यहाँ कराची में बस सबसे पोल्यूटेड जगह है, रोड पे खड़े हो जाए, उसको कोई कंपैरिजन नहीं है शहर के गर्द गुबार से। यस, सबसे तंबाकू नोशी की वजह से जो होता है, बाद जो पैसिव स्मोकिंग की वजह से होता है, और तीसरा फिर गर्द गुबार है। ऑल राइट, तो ये एक अहम वजह होती है इसके पीछे। आई होप के तमाम तर जो व्यूअर्स हैं हमारे, उनकी मिथ्स, फ्यूजन इसमें क्लियर होगी। क्योंकि डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ओके, बिफोर हम आगे बढ़ें, एक छोटी सी अपडेट हो गई है कि पाकिस्तान में गूगल क्रोम बुक की तैयारी का आगाज़ हो गया है, जिसके लिए हरीपुर में पहली असेंबली लाइन का इफ्तिताह भी किया गया है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने ये किया। ये मनसूबा पाकिस्तान और गूगल के इश्तराक से शुरू किया गया, जिसका मकसद कम कीमत क्रोम बुक्स तैयार करके नौजवानों को डिजिटल सहूलियात फराहम करना है। अच्छा, और वफाकी वज़ीर शिज़ा फातिमा ने इस हवाले से ये कहा है कि ये जो प्रोग्राम है नौजवान नस्ल की पेशा वराना ज़िंदगी में इनकलाब लेकर आएगा, और पाकिस्तान की जो डिजिटल प्रोग्रेस है, डिजिटल तरक्की है, उसका एक नया बाब भी खोलेगा। शिज़ा फातिमा ने हुकूमत के इस आज़म का अयादा भी किया है कि पाकिस्तान की जो डिजिटल तरक्की है वो तेज़ी से आगे बढ़ रही है, और उसके लिए एफ़र्ट्स भी किए जा रहे हैं। गूगल पाकिस्तान के जो कंट्री डायरेक्टर है फरहान कुरैशी, उन्होंने कहा है कि गूगल कई बरसों से पाकिस्तान के डिजिटल सफ़र का हिस्सा रहा है। डिजिटल महारतों की ये तरबियत और तालीमी टेक्नोलॉजी का बढ़ता हुआ इस्तेमाल मुल्क में नौजवानों के स्किल सेट के फ़र्क को कम करेगा, और साल 2030 तक पाकिस्तान के सालाना GDP में 28 खरब रुपए का इजाफा भी कर सकता है। नेशनल रेडियो एंड टेलीकॉम कॉरपोरेशन और गूगल के इश्तराक से बनने वाली इस फैक्ट्री में रोज़ाना 50,000 क्रोम बुक तैयार होंगे, जिन्हें आइंदा सालाना 10 लाख तक बढ़ाने का हदफ भी जनाब है। ये एक मेरे ख्याल में ह्यूज अचीवमेंट भी है, और उन तमाम लोगों के लिए जो कि मेरे ख्याल में आई बिलीव कोशिश कर रहे होते हैं कि डिजिटल अपनी एक्टिविटीज़ को जारी रख सकें। उनको ये पता है कि क्रोमेटिवली उनको कितना ज़्यादा रीज़नेबल रहता है इन कंपैरिजन टू ऑल द अदर जो मशीन्स वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, गैजेट इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा इकदाम किया गया है। अच्छा, इसी के साथ हम एक ब्रेक ले रहे हैं। स्टे विद अस। एक बार फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद। वेल, एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स की हड़ताल के दूसरे दिन PIA का फ़्लाइट ऑपरेशन मुतासर रहा, और मुल्क के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर मजमूई तौर पर 7 परवाज़ें मनसूख जबकि 82 परवाज़ें ताख़ीर का शिकार हुई हैं। अब कराची हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद, गिलगित, रियाद समेत कई शहरों के दरमियान ये परवाज़ें मुतासर हुई हैं। सो असल मुद्दा है क्या, ये फ़्लाइट डिस्ट्रप्शंस क्यों हो रही हैं? इंजीनियर्स का डिस्प्यूट है, क्या हड़ताल है? हम इस सब पे बात कर लें। तर्जुमान PIA अब्दुल्ला हफीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला साहब, अस्सलाम वालेकुम, और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। क्या इशू है सर? बहुत लोग परेशान हैं, लोगों को आगे बिजनेस डेलीगेशंस को चाइना जाना है, रात भर वो परेशान रहे, लोगों की उनके प्यारों की डेड बॉडीज़ हैं, वो फ़्लाइट डिलेज़ की वजह से परेशान है। तो व्हाट इज़ द रियल इशू? बहुत शुक्रिया, एंड इट इज़ ऑलवेज अ प्लेजर कि सवेरे आप इशू की पर आई। देखिए, मैं बहुत इख्तिसार के साथ में बताने की कोशिश करता हूँ। ये एक तंजीम है जिसका नाम है सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर, जो कि एक डी रिकग्नाइज्ड तंजीम है। इन द सेंस के आईनी तौर के ऊपर या इंडस्ट्रियल रिलेशन के कानून के मुताबिक सिर्फ एक तंजीम हो सकती है जिसका नाम है CPA,
क्योंकि एम्प्लॉयज़ के बिहाफ के ऊपर मैनेजमेंट के साथ बार्गेन कर सकती है या एम्प्लॉयज़ की डिमांड्स को इंतजामिया तक पहुंचा सकती है। एक सोसाइटी जिसका कोई ऑफिशियल मैंडेट नहीं है, वो अनफॉर्चुनेटली एक प्रेशर ग्रुप क्रिएट करने की उन्होंने कोशिश की है। उनका प्राइमरी मकसद, चूँकि आप जानते हैं कि PIA निजकारी के अब आखिरी मराहिल के अंदर है और हुकूमत पाकिस्तान का इरादा है कि इस साल के एंड तक PIA के निजकारी के अमल को मुकम्मल कर लिया जाए, तो वो इसको एज अ ताखीरी हरबा के तौर के ऊपर इस्तेमाल करना चाहते हैं कि किस तरीके से परवाज़ों की ताखीर करवाई जाए या फ्लीट की अवेलेबिलिटी को कम से कम किया जाए, ताकि जो प्राइवेटाइजेशन है या प्राइवेटाइजेशन का पूरा अमल है या तो वो सबुताज हो या उसके अंदर जो डिजायर्ड रिजल्ट हासिल करना चाहती है हुकूमत पाकिस्तान वो उनको हासिल ना हो सके। उसका एक सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ऑब्वियसली उनके जो प्रेसिडेंट और उनके जनरल सेक्रेटरी हैं उनकी बका का था, कि इन द सेंस कि उनके ऊपर एक एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी चल रही थी काफ़ी अरसे से, और जब उनको पता लगा कि वो इंक्वायरी जो है वो शायद अपने हतमी मराहिल में दाखिल हो गया जिसके अंदर पर्सनल हेयरिंग आ गई है, तो उन्होंने उनको बचाने के लिए इस तरह के इकदाम किए। जहाँ तक आपकी सवाल का ताल्लुक है, इंतजामिया ने पहली रात ही मुतबादिल ज़राए से इंजीनियरिंग हासिल करके हमने ऑपरेशन को है वो बहाली की तरफ हमने गामजन कर दिया। तो ऑब्वियसली कुछ परवाज़ें मुतासिर हैं, क्योंकि पहली रात जो फ्लाइट कैंसिलेशन हुई उनका जो एक सीरीज ऑफ कैंसिलेशन है, क्योंकि जब आप देखें स्केड्यूल एक दफा आपका डिस्टर्ब हो तो वो काफी अर्से तक चलता जाता है, तो उसके ऊपर हम अभी तक काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक हमारी प्राइमरी फ्लाइट से ताल्लुक है, जिसमें मैनचेस्टर है, जिसमें पेरिस है, जिसमें चाइना जिस तरह आपने बात की है उसकी परवाजें हैं, कोलमपुर की परवाजें, वो अपने बिल्कुल शेड्यूल के मुताबिक जारी हैं। अच्छा, तो अब्दुल्ला साहब, हाँ, अगर मैं इसको समअप करूं तो इशू जो है, जो रिपोर्ट भी हुआ है, वो ये कि पहले जो 6 एयरक्राफ्ट इंजीनियर थे उनको पेशावर से कराची ट्रांसफ़र किया गया और इस ट्रांसफ़र को फिर मुद्दा बना के स्ट्राइक की गई और टू द एक्सटेंट के जो फ़्लाइट वर्दीनेस के नाम पे वो क्लियरेंस नहीं दे रहे फ़्लाइट को इंजीनियर्स, इस वजह से सारा फड्डा पड़ा हुआ है। हैव आई सम्ड इट अप राइट? आखिरी पार्ट बिल्कुल आपने सही समझ किया है। जो पहला पेशावर से कराची ट्रांसफ़र, वो मेरे ख्याल में ऐसा वो एक प्राइमरी इंस्टिगेटर नहीं था, या उससे पूरा मामला शुरू नहीं हुआ था। इंस्टिगेशन जो है वो ऑब्वियसली निजकारी के ऊपर पिछले 2 महीने से वो बार बार मुख्तलिफ औकात उन्होंने बयान भी दिए, उन्होंने अपनी गैदरिंग्स भी की, उसके अंदर भी उसके खिलाफ उन्होंने बोला, तो वो चीज़ थी जो ट्रिगर होती हुई आ रही थी। और इवेंचुअली बाद में जो उनके प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी हैं, जो कि आपने खबर सुनी होगी कि गुज़िश्ता रोज वो बरतरफ हो गए मुलाजमत से, उनकी बका या उनको बचाने के लिए पूरी कार्रवाई की गई थी। ओके, तो कुछ अगर आप मुझे नंबर्स दे सकें कि इस सारे मामले में कितनी फ़्लाइट्स डिस्टर्ब हुई, कैंसिल हुई, पोस्टपोन डिले हुई, और क्या अब ये रिजम्पशन इसकी हो गई है या अभी भी देयर आर सम इश्यूज? देखें, हम अगर उसको देखें तो हम अपने तकरीबन कोई तीसरे रोज़ के अंदर हैं। पहली रात जो थी उस दिन अनफॉर्चुनेटली हमें 7 परवाजें जो हैं वो हमारी ताख़ीर का शिकार हुई, तकरीबन हमें 6 परवाजें मंसूख करनी पड़ी और उसके बाद एक चेंज शुरू हुआ। गुज़श्ता रोज़ हमारी तकरीबन कोई 13 परवाजें हमारी डिले हुई और तकरीबन को 5 परवाजें मंसूख हुई उस स्केड्यूल को ठीक करने के लिए जो कि ऑलरेडी डिस्टर्ब हो चुका है। और आज अभी तक जो है हमने जो 4 परवाजें भी हमारी ताख़ीर हैं वो उस रोटेशन की वजह से ताख़ीर हैं कि जिस तरह अभी समझ सकते हैं कि कल एक प्रवास थी लाहौर से कराची की, लाहौर से जद्दा की, उसकी विंडस्क्रीन क्रैक हुई जिसकी वजह से उसको कराची उतारना पड़ा, जिसकी वजह से वो प्रवास 13-14 घंटे कराची में खड़ी रही। अब इसका रिपरकशन के तौर के ऊपर, क्योंकि जहाज जब एक दफ़ा जाता है तो वो मुख्तलिफ सेक्टर्स को रोटेशन के अंदर करता है, यानी जद्दा जाएगा, जद्दा से लाहौर की परवाज होगी, लाहौर से वापस जद्दा की परवाज होगी, तो इस तरीके से एक तरतीब में वो डिले होगी। लेकिन मैं साथ साथ आपको ये बताना चाहता हूँ कि PIA तकरीबन रोजाना दिनों के हिसाब से तकरीबन 62 से 70 परवाजें ऑपरेट करता है, तो उसके अंदर 5 परवाजों की मंसूखी और तकरीबन 7-8 परवाजों की ताख़ीर ओवरऑल रिलायबिलिटी को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करती। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हफीज़ साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम और बात क्लियर करने के लिए कि आखिर ये मामला हो क्या रहा है। मामला कोई भी हो, एहतजाज किसी का भी हो, मुद्दा किसी का भी हो, सफ़र आम आदमी को करना पड़ता है विद द फ्लाइट डिलेज़। किसी को बिज़नेस के लिए जाना है, इवन किसी को वेकेशन के लिए जाना है, या फिर किसी के प्यारे की डेथ हुई है उसकी डेड बॉडी को लेके इस शहर से दूसरे शहर जाना है, आवाम सफ़र करते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। इलॉन मस्क के लिए तारीख के सबसे बड़े तनख्वाही पैकेज का ऐलान किया गया और उसे मंजूर कर लिया गया। टेस्ला के CEO इलॉन मस्क और उनकी कंपनी की तारीख की सबसे बड़ी तनख्वाही पैकेज मिल गया है। जुमेरात को शेयर होल्डर्स ने भारी अक्सरियत से
इस मंसूबे की मंजूरी दी, जिसके तहत इलॉन मस्क अगले 10 सालों में तकरीबन $1 ट्रिलियन के शेयर्स हासिल कर सकते हैं। वाह, मैग्नानिमस। ज़राए के मुताबिक ये पैकेज टेस्ला को सिर्फ एक बरकी गाड़ी बनाने वाली कंपनी से बढ़ाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स के मैदान में एक आलमी देव बनाने के विजन की हिमायत में दिया गया है। बताया यह भी जा रहा है कि इस पैकेज की मालियत मुख्तलिफ अदायगियों के बाद तकरीबन $878 अरब रह जाएगी। इलॉन मस्क, जो पहले दुनिया के अमीर तरीन आदमी हैं, मंजूरी के ऐलान के बाद स्टेज पे पहुंचे और सरमायाकारों का उन्होंने शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया ये कह के किया, बहुत शुक्रिया मुझे मज़ीद अमीर बनाने के लिए। विद दैट हम ज़रा आगे बढ़ते हैं और दीगर मामला जो हैं अब उनको भी डिस्कस। लेडीज एंड जेंटलमैन, हांगकांग सुपर सिक्सेस जो है उसका आगाज़ हुआ है और पाकिस्तान इंडिया का तो मैच है ही आज, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान ने शानदार आगाज़ किया और कुवैत के ख़िलाफ़ जो कप्तान है अब्बास आफरीदी, उन्होंने एक ओवर में 6 छक्के लगाए। ज़रा दिखाइए अब्बास आफरीदी की वो इनिंग्स। मैं साथ में इसकी आपको बैकग्राउंडर ये भी दे दूं कि पाकिस्तान एक मौके पे स्ट्रगल कर रहा था और पाकिस्तान को आखिरी 2 ओवर में करीब 60 रन से ज़्यादा दरकार थे, लेकिन ऐसे मौके पे अब्बास आफरीदी आए और उन्होंने एक ओवर में 6 छक्के लगाए। आपको पता है हांगकांग सुपर सिक्सेस जो है वो एक सेलिब्रेशनल क्रिकेटिंग इवेंट होता है एंड वी आर शोइंग यू द सिक्सेस राइट नाउ। अब्बास आफरीदी ने 6 छक्के लगाए एक ही ओवर में, जिससे वो पाकिस्तान को कुवैत के खिलाफ फतह दिलवा पाए। सोचे पाकिस्तान का पहला मैच था और पाकिस्तान पहले मैच में कुवैत से अगर हार जाता तो फिर क्या ही होते। तो अब्बास आफरीदी, विद दैट मुझे एक चीज़ अगेन मैं से अगर जोड़ूँ, क्या अब्बास आफरीदी नेशनल टीम में होना डिज़र्व नहीं करते? अ गुड कंपेटिटिव ऑलराउंडर, एक अच्छा बॉलर और एक अच्छा बैट्समैन, लेकिन पता नहीं अब्बास आफरीदी और इन जैसे दीगर प्लेयर्स को किस चीज़ की सज़ा दी जा रही है। लेकिन चले, अच्छा ये है कि अब्बास आफरीदी यहाँ पे, वैसे हांगकांग सुपर सिक्सेस में जो पाकिस्तान की टीम है बड़ी तगड़ी है। अब्बास आफरीदी हैं, इसमें ख्वाजा नाफे हैं, इसके साथ साथ अब्दुल समद हैं और इनका अब दोपहर में मैच होगा भारत से। भारत की कप्तानी दिनेश कार्तिक कर रहे हैं। जी हाँ, वही दिनेश कार्तिक जो कि पाकिस्तान के खिलाफ कमेंट्री बॉक्स में बैठ के काफ़ी जहर उगल रहे थे ड्यूरिंग द एशिया कप। तो पाकिस्तान ने फातिहाना आगाज़ किया है और एक अब हम ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार जब हाजिर होंगे तो आपको हम दिखाएंगे वेल्स, ऑब्वियसली नॉट इन स्टूडियोज बट ऑन टू। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। एक बार तब फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। एज प्रॉमिस, लेट अस टेक यू टू गवादर। ऑब्वियसली फ्लाइट्स का मसला है तो आपको हमारे साथ डिजिटली चलना पड़ेगा। तो गवादर के पानियों में मादूमियत के ख़तरे से 2-4 जो वेल्स हैं, ख़ासतौर पे हम बैक वेल्स, उनका एक बड़ा ग्रो नज़र आया है। नाउ दिस इज़ वेरी रिफ्रेशिंग। माहीगीरों ने गवादर के साहिली इलाके से तकरीबन 11 नॉटिकल माइल्स साउथ में 6 से ज़ायद वेल्स को सतह समंदर पर दिए देखा। आपको हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, देयर आर फुटेजेस एज वेल। देयर यू गो। जिस तरीके से अपने जो ये वेल्स हैं ये सतह पे आती हैं, सांस लेती हैं और उसके बाद दोबारा से दे डाइव इन। दिस इज़ ब्यूटीफुल। अच्छा, अब WWF पाकिस्तान के मुताबिक ये वेल्स बहर अरब में पाई जाने वाली नस्ल से ताल्लुक़ रखती हैं और इस किस्म का बड़ा ग्रोह पाकिस्तान के पानियों में इंतहाई नादिर है। एक वक्त था कि जब ये मादूम हो गई थी, लेकिन 6 का इकट्ठे आ जाना दिस इज़ इसलिए भी इंटरेस्टिंग क्योंकि समुद्री आबी हयात की बका के लिहाज से ये बहुत ही मस्बत तब्दीली है। इस सब पे हम बात कर लेते हैं। मोहम्मद मौज़म खान जो कि WWF पाकिस्तान में टेक्निकल एडवाइज़र हैं और उन्हें पाकिस्तान में समुद्री जानवरों और पौधों के बारे में तहकीक का 54 साल का तजुर्बा है। मौज़म साहब, अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कितना रिफ्रेशिंग है पाकिस्तान के पानियों में वेल्स का नज़र आना, 1 नहीं 2 नहीं 6 का इकट्ठे नज़र आना। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस? इसकी सबसे बड़ी अहमियत तो ये है कि जैसे आपके में है कि वेल कहते हैं, ये पाकिस्तान से मादूम होती चली गई क्योंकि 1967 के दरमियान रशियन फ्लीट ने इसका मैक्स स्केल पे शिकार किया था। तो ये वेल जो कि सिर्फ होती है, ये बड़े लिमिटेड के बाद में मुकम्मल नहीं हुई थी, बल्कि ये ख्याल था कि गालिबन ये एक्सटेंट हो गई है। लेकिन रेल का मिलना ये सबसे इसके स्टॉक्स जो खासतौर में यहाँ पर ये सर्दियों के मौसम ऐसा होती है, सभी मौसम में आती हैं हमारे पास
समुद्र में बहुत अच्छा सबसे अहमियत सप्लाई कर रही थी, तो ये WWF से मौजूद साहब बिल्कुल अच्छा, लेट मी रिकनेक्ट यू, आपको रिकनेक्ट करते हैं बिकॉज ऑडियो के कुछ टेक्निकल ग्लिचेस हैं, बट जिस तरह है इसकी एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस जो है वो ये है कि 70 की दहाई में रशियंस ने जो है यहाँ पे इनका बहुत शिकार किया था और मादूम हो गई थी यहाँ पे। ये एक अच्छी बात ये है इन वेल्स की कि दुनिया भर की जो वेल्स हैं वो माइग्रेट करती हैं, आपको पता है कि वो सर्द से गर्म से सर्द पानियों में खाने के लिए और बाकी चीज़ों के लिए वो माइग्रेट करती हैं। बट ये जो वेल्स हैं अरेबियन हम्बैक वेल्स, ये हज़ारों साल से इनकी जो यहीं पे इनकी हैबिटाट है। मौसम साहब, हज़ारों साल से इनका हैबिटाट यही है, इसका मतलब ये है कि एक तो यहाँ से कभी गई नहीं है, ये मादूम नहीं हुई थी, जस्ट ट्राई टू सर्वाइव, और सर्वाइव करते हुए इनकी तादाद बढ़ रही है। ये बायोडाइवर्सिटी के लिए कितना अच्छा है इस इलाके की? ऐसा है कि वेल चूंकि जो इकोसिस्टम होता है सबसे टॉप पर है, तो अगर किसी इलाके में वेल्स मौजूद है तो इंडिकेट करती हैं कि पूरा सही कंडीशन में काम है। तो इस वेल का मिलना ये इंडिकेट करता है यहाँ के जो है यहाँ का जो एनवायरनमेंट है सूटेबल है और क्लाइमेट चेंज बिल्कुल हमारे एक्टिविटीज बढ़ गई हैं, उसके अलावा वेल का मिलना इस इलाके की सेहत के बारे में खबर है। बहुत ज़बरदस्त, ठीक है, थैंक यू सो मच मौज़म साहब, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। अच्छी बात यह है कि जो ना कुदरत जो है करवट लेती है। एक वक्त में जब ऐसा लगा कि ये मादूम हो गई हैं और अब हमें ये नज़र आ रहा है कि ये मादूम नहीं हुई हैं, दिस वेंट अवे फॉर द सर्वाइवल, वापस आई हैं। जैसे कि मौज़म साहब भी कह रहे थे कि ये फूड चेन में सबसे ऊपर का प्रेडेटर है, और अगर ये मौजूद है इसका मतलब ये है कि फूड चेन के नीचे वाली जितनी भी आबी हयात है वो सब फिट है और फाइन है। दैट्स अ गुड थिंग। खैर, शो को क्लोज़ करने से पहले अब हम आपको करामात दिखाते हैं, मौजज़ात दिखाते हैं। बड़े बड़े आपने देखे होंगे करामात, और बड़े बड़े ढोंगी बाबा भी आपने देखे होंगे, कुछ फ़कीर जो हैं वो व्हील चेयर पे होते हैं, लेकिन आज हम आपको 4 टांगों वाले बाबा दिखाएंगे जिन्होंने ऐसी करामात दिखाई कि सालों से टांगों से अपाहिज एक शख्स थे, वो कैसे उनकी टांगें वापस आ गईं। ज़रा दिखाइए फुटेज, फिर इस पर थोड़ी सी मज़ीद बात करते हैं। ये देखें आप, ये बैठे हुए थे और अचानक से बाबा उठे और मेरे कल मौजज़ा हो गया, और सिर्फ उठे नहीं, उठने के बाद वो भागना शुरू किया। एक बार फिर देखें, ये आए बाबा इन पे भौंके और फ़ौरन से वो डरे, और डरने के बाद वहाँ से हो गए जिसको हम कराची की ज़बान में कहते हैं शार्ट। और सिर्फ डरे नहीं, सिर्फ खड़े नहीं हुए, भागते हुए वहाँ से गए हैं। तो ऐसे में ये जो शख्स हैं इनको शुक्रिया अदा करना चाहिए। सुनवा भी देते हैं आपको जनाब। पड़ोस के मुल्क में फ़िल्म आई थी भाग मिल्खा भाग, और ये हमारे यहाँ नई फिल्म आई है भाग मलंग भाग। तो खैर अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ कि इस तरह के मज़ीद मौजज़ात हो तो कराची की सड़कों पे जो गदागर माफिया है उनको लग पता जाएगा कि उनमें से कितने सही वाले हैं और कितने सही वाले नहीं हैं। वेल विद दैट हम आपसे लेंगे अब इजाज़त, हमारे शो का वक्त होता है ख़त्म। अब आपसे मुलाकात होगी पीर को। अपना बहुत ख्याल रखें, और पाकिस्तान की टीम कल खेलेगी अपना आखिरी वनडे। दुआओं में याद रखें, दुआओं पे तो चलते हैं हम। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।